एक से 6 है 5 का। जो लोग कल नंबर सिस्टम बताया गया था उसमें क्रमागत सम संख्याओं का योग, क्रमागत विषम संख्याओं का योग, प्राइम नंबर क्या होता है, अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या, ये सब आपको बताया गया था। याद होगा आप लोगों को बताया गया था। कुछ क्वेश्चन थे जो ग्रुप में भेजे गए थे लेकिन कई लोग ग्रुप में नहीं जुड़े हुए हैं। एक क्वेश्चन आप लोग लिखिएगा, इसको सॉल्व करना है आपको अभी तुरंत। यदि 7 क्रमिक सम संख्याओं का योग, यदि 7 क्रमिक सम संख्याओं का योग, क्रमिक सीरियल, यदि 7 क्रमिक सम संख्याओं का योग 140 है तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? यदि 7 क्रमिक सम संख्याओं का योग 140 है तो सबसे बड़ी सम संख्या क्या होगी? कोशिश करिए, जो लोग कल आए थे वो लोग कोशिश करें, या कुछ जानते हो पहले से वो लोग कोशिश करें। क्वेश्चन नोट कर लिया सबने? अब इसको आप आराम से करते रहिएगा क्योंकि तो लगेगा समय। अब यहां देखिए, 7 क्रमिक सम संख्याओं का योग 140। कल बताया गया था कि सबसे छोटी सम संख्या क्या होती है? 2। और सबसे छोटी विषम संख्या 1। कितना आएगा? सही है। सबसे छोटी सम संख्या 2, सबसे छोटी विषम संख्या 1। ठीक है। जब हमें क्या यहाँ पे ये पता है कि कौन सी सम संख्याएं हैं? नहीं पता। किसी सम संख्या के बारे में कहा गया है? नहीं बताया गया है ना। तो हम कल क्या बताया गया था कि अगर कहीं कुछ पता ना हो तो उसको हम क्या करते हैं? मान लेते हैं। तो पहली सम संख्या x, दूसरी सम संख्या क्या होगी? x + 2। क्यों बताइए? दूसरी सम संख्या क्या होगी? x + 2। उसका एक कारण, सबसे छोटी सम संख्या सीरियल जो होता है सम संख्याओं का और विषम संख्याओं का, जो क्रमागत होती है उनमें अंतर 2 का होता है। सबसे छोटी सम संख्या या पहली सम संख्या 2, दूसरी, दोनों का अंतर, विषम संख्या पहली, दूसरी 3, दोनों का अंतर 2। समझ में आ गया? तो दूसरी सम संख्या क्या होगी? x + 2। तीसरी क्या होगी? क्यों? क्योंकि इसमें अगर 2 जोड़ोगे तो x + 4 होगी। इसी तरह चौथी, इसी तरह पांचवी, इसी तरह छठी, सातवीं, आठवीं, 10वीं, जो भी आपसे पूछा जाए सेम इसी तरह होगा, कोई चेंज नहीं। समझ में आ गया? अब ये 7 क्रमिक सम संख्याओं का योग 140 है। आप इसी तरह 7 क्रमिक सम संख्याएं लिखिए, उनको सबको जोड़िए, बराबर 140 करिए, उसके बाद x की वैल्यू निकालिए। x का जब मान आ जाएगा तो आपसे कुछ भी पूछा जाएगा, पांचवा सम संख्या, छठी सम संख्या, तीसरी सम संख्या, आप सब बता देंगे। कोई कंफ्यूजन, कोई दिक्कत? ये आप बता लीजिए। ये कल था। अब आपसे सम पूछा जाए, क्रमिक संख्या है, विषम पूछा जाए, आप सब बता देंगे।
एक क्वेश्चन लिखिएगा और दो संख्याओं का योग, दो संख्याओं का योग उनके अंतर का दो गुना है। क्वेश्चन सही लिखिएगा, क्योंकि जब क्वेश्चन आप सही लिखेंगे तभी आपको समझ में आएगा करना क्या है। दो संख्याओं का योग उनके अंतर का दो गुना है। यदि छोटी संख्या 10 हो तो बड़ी संख्या क्या हो? छोटी संख्या 10 हो तो बड़ी संख्या क्या होगी? बड़ी संख्या आपको बतानी है। सवाल को पढ़ो, समझो, तब पेन चलाओ। बिना पढ़े बिना समझे पेन मत चलाइए। जो ना कर पाए कोई दिक्कत नहीं, उनको बताया जाएगा, और जो कर पा रहे हैं वो करें। बहुत आसान क्वेश्चन है। कल आपको इसी क्वेश्चन को बताया गया था, आपको याद होगा। दो संख्याओं का योग 46, अंतर दो संख्याओं का 14, तो बड़ी संख्या और छोटी संख्या 46 और 16 वाला क्वेश्चन याद आया? वही क्वेश्चन है। एक आप कर लीजिए, फिर बताइए। आपके पास 1 मिनट का समय है। नवीन, अब देखिए, जो लोग कर लिए वो अच्छा है, जो नहीं कर पाए वो यहाँ पे। कल आपको बताया गया था कि जब हमें कुछ पता ना हो तो हमारे पास 3 चीज़ें मैथ की सबसे नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 के साथ साथ ये और ये भी मैथ के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर ये नहीं है तो मैथ शायद सॉल्व करना मुश्किल है, नामुमकिन नहीं है लेकिन मुश्किल है। जब हमें कहीं कुछ ना पता हो तो हम क्या मानते हैं? माना कि x, माना कि y। पढ़ा होगा सबने, ऐसा नहीं कि नहीं पढ़ा होगा, क्योंकि कक्षा 6, 7, 8 में भी यही बताया जाता है। तो जब हमें कुछ नहीं पता तो क्या करते हैं? x, y, z, ABC, इसमें से आप कुछ भी मान लीजिए। क्वेश्चन क्या था? दो संख्याओं का योग, दो संख्याएं, क्या हमें वो संख्या पता है? नहीं पता। तो पहली संख्या क्या होगी? x। दूसरी संख्या y, a या b, s, y मानते हैं। दूसरी संख्या y। क्या क्वेश्चन में कहा गया? लाइन पढ़ो। दो संख्याओं का योग दोनों को जोड़ दिया, ठीक। उनके अंतर का, इन दो संख्याओं का अंतर क्या होगा? x माइनस वाई। इनके अंतर का दो गुना है। कौन दो गुना होगा? ये होगा या ये होगा? x प्लस वाई होगा। दो संख्याओं का योग उनके अंतर का दो गुना है। x माइनस वाई के बराबर करोगे, यहाँ 2 का। क्या है? सही है? गलत है? सही है। क्यों सही है? दिया ये है, दो संख्याओं का योग उनके अंतर का दो गुना है। इसका मतलब ये है जो x प्लस वाई है, अगर ये x माइनस वाई 2 है तो ये क्या होगा? 4 मानते हैं। चलिए ये देखते हैं। x माइनस वाई मान लो, हमारे पास दो संख्याओं का अंतर क्या है? 2। सोच के देखिएगा। और क्या कहा गया? दो संख्याओं का योग उनके अंतर का दो गुना है। तो जो इसका योग होगा वो जाहिर सी बात है 4 होगा। यही तो क्वेश्चन कह रहा है कि कुछ और कह रहा है? दो संख्याओं का योग उनके अंतर का दो गुना है, तो योग बड़ा बता रहा है ना। और किसी भी नंबर को जब हम जोड़ेंगे तो ये ऑलरेडी बड़ा हो जाएगा ना, घटाने वाला संख्या कम होगी ना। जब हमारे पास संख्याएं दोनों सेम है, दोनों बराबर है, एक ही चीज है, कोई वैल्यू नहीं बदल रही, तो जाहिर सी बात है जब जोड़ोगे तो जोड़ तो बड़ा होता है ना। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 2x माइनस
1। यही है। आगे क्वेश्चन पढ़ो, क्या लिखा है? यदि छोटी संख्या 10 हो, छोटी संख्या, x को हमने बड़ी संख्या माना था, या x को छोटी मान लो, लेकिन बड़े से छोटा घटता है। ठीक, छोटे से कभी 3 से 6 घटाओगे कि 6 से 3 घटाओगे? 6 से 3 घटाओगे। तो यहाँ जब घटाने का है, यहाँ माइनस है, तो y छोटी होगी, x बड़ा होगा। अब यहाँ क्या लिखोगे? x प्लस छोटी संख्या क्या दी हुई है? 10 बराबर 2x माइनस 10। ठीक, अभी x प्लस 10 इज इक्वल टू 2x माइनस 20। क्यों आया ये? दो ब्रैकेट के अंदर कोई भी चीज होती है और ब्रैकेट बाहर कोई चीज होती है, तो इस साइन का मतलब होता है गुणा, और गुणा पूरे पद में, पूरे इसमें। समझ में आ रहा है? बहुत ध्यान से समझिएगा, ये बेसिक है। अगर इसको नहीं समझोगे तो आगे क्वेश्चन करने में प्रॉब्लम होगी। ये क्या हो जाएगा? अब ये 2 बड़ा है, इधर x छोटा है, तो 2 को उधर भेज दो, तो क्या लिखते हैं? और 20 नंबर्स एक तरफ, अल्फाबेट मतलब x y z a b c d e f g h जो भी है, जो आपने माना वो एक तरफ। तो ये 10, जहां कोई निशान आगे नहीं होता वो क्या होता है? क्या होता है? आपको बताया गया था, क्या होता है? प्लस। माइनस है, दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस का उल्टा माइनस, और बुरे का उल्टा भाग। इधर आएगा क्या हो जाएगा? प्लस 20 जो कल टू, इधर 2x है, ये प्लस में, x इधर प्लस में था, दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस में। अब यहाँ क्या आ जाएगा? 10 प्लस 20 बराबर 30। 2 में से 1 जाएगा, मतलब 2x में से 1 x जाएगा, x आएगा। तो x की वैल्यू क्या आ गई? बड़ी संख्या, छोटी संख्या 10। ठीक, क्वेश्चन क्या कहा गया था? 2 संख्याओं का योग। अब ये 10 है, ये 30 है, ये क्या है? ये 10 है, ये 40 हो जाएगी। ठीक, x क्या है? 30 है, y क्या है? 10। घटाओगे 20 आएगा, इसका 2 गुना करोगे 2, 40 बराबर 40। सही है ना? कोई दिक्कत? ये हो गया हमारा कल का डिवीजन। अब आज चलते हैं आगे। ध्यान देके पढ़िए, सवालों को सॉल्व करिए। कोई एक बुक ले लीजिए, प्रैक्टिस पेपर करते रहिए। नौकरी बहुत जरूरी है, सबको पता है। नंबर सिस्टम में एक सवाल और आते हैं जो भाग विधि पे आधारित है। भाज्य जानते हो क्या होता है? एक भाग करते हैं, मान लो यहाँ पे 12, 3, 4। ठीक, यही करते हो ना भाग? यही किए थे ना? क्यों कमलेश? यही भाग किए थे ना पहले, 2, 3, 4, 5, 6 में। इसके अलावा तो कुछ किए नहीं हो। अब यहाँ समझो इसका खेल, इसको क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं? और यहाँ पे जो आता है उसको क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं? शेष फल। ठीक है, मतलब रिमाइंडर। इंग्लिश के शब्द भी सीखते चलिए, जनरल लाइफ में भी यूज होता है। इसको क्या बोलते हैं? डिविडेंड, शेषफल। ये क्या होता है? भाज्य। भाज्य क्या होता है? भाजक। ये क्या है? ये भाजक है, भाज्य नहीं, भाज्य नहीं। ये क्या होता है? भाजक। भाजक मतलब जिससे भाग किया जाए, वो क्या होता है? भाजक। ठीक है, डिवीजर। ये क्या है? भाज्य, जिसको भाग करना है। और ये क्या है? भागफल। क्यों है भागफल? क्योंकि यही हमारा काटने के बाद ये 4 आ। ठीक, इसका कॉन्सेप्ट समझो। ये भाजक है, ठीक है, ये आपका भाज्य है, ये आपका भागफल है, और ये आपका शेषफल है। इतना तो पता होगा। ये हो गया आपका बेसिक कॉन्सेप्ट।
अब इसमें आगे बढ़ते हैं। एक फार्मूला, क्वेश्चन बहुत सारे हैं और कुछ फार्मूले हमने कल भी बताया था कि सीखने पड़ेंगे, सब नहीं लेकिन कुछ सीखने पड़ेंगे, क्योंकि बिना फार्मूले के तो फिर सारी चीजें संभव नहीं है। फार्मूला लिखिएगा, भाज्य बराबर, लिखते चलिए, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस के फिर हल। ये फार्मूला आया कहां से? फार्मूला लिखे तो बताता हूं। लिख लिया? क्या किसी को पता है फार्मूला कहां से आया? सोच के देखिए, बहुत छोटी चीज है, सोचेंगे तभी कर पाएंगे। भाजक और भागफल को गुणा करके शेषफल जोड़ देंगे तो भाग गया, तो फिर क्या आ जाएगा? भाग। इसमें सही होता है। ये फार्मूला वहीं से आया, कहीं से अलग से तो ये आया नहीं, अलग से इसका जन्म नहीं हुआ। ये हमारे ही सवाल है जिसको हम करते हैं, उसको हम यहाँ ऐसे लिखते हैं। चाहे तो फार्मूले से क्वेश्चन को सॉल्व करो, चाहे तो जैसे उसने बताया आपको पता है क्या करना है। ठीक है भाई, भाजक और भागफल। भाजक मतलब जिससे भाग दिया जा रहा है, भागफल मतलब जो आता है आंसर। ठीक है, भागफल जो आया दोनों को गुणा कर दो। अगर हमारे पास कोई शेषफल बचा है उसको जोड़ दो तो क्या आ जाएगा? भाज्य, जिसका भाग किया गया था। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? हाँ, समझ में आ रहा है? एक क्वेश्चन लिखिए, 1265 में, देखिए 1265 में किस संख्या से भाग दें कि 1265 में किस संख्या से भाग दे कि भागफल 84 आए तथा शेष 5 प्राप्त हो। तो हमें निकालना क्या है? हमें निकालना क्या है? भाजक। क्या निकालना है? भाजक। आपको देखिए भाज्य पता है, ठीक है, भागफल पता है, आपको शेषफल पता है। तो क्या इस फार्मूले की जरूरत है? ना, नहीं है। इस फार्मूले की जरूरत है? फार्मूला मैंने आपको लिखवाया लेकिन इसकी जरूरत है नहीं है। कॉमन सेंस का यूज करिए, दिमाग का इस्तेमाल करो, उसको रख के ऊपर नहीं ले जाना। आपको भाज्य पता है, आपको भाजक आपको भाजक पता है, हमें पता क्या करना है? भाजक पता करना है। हमें ये आपको पता करना है। भाज्य पता है, भागफल पता है, शेषफल पता है। आप अपने आप करके देखो भाई, भागफल ये है, भाजक पता नहीं है, x मान लो, गुणा कर लो। अब इसको भूल जाओ, ये क्या था? ये 5 पता है और ये हमें पता है, इससे 5 घटा दो, 1260 हो जाएगा। x 84 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। फार्मूला तो है नहीं कुछ, ये तो हमने लिखवाया आपको समझने के लिए। अब आप x बराबर 1260 भागे 84 से 1260 को भाग करेंगे। बटे का मतलब समझ में आता है? बटे का मतलब कल भी बताया था, ये जो होता है भाग, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। ठीक है, अब आप 1260 को 84 से भाग करोगे, क्या आएगा? 15। कितना आएगा? 15। सही है, रख के देखो, रख के देखो। सही है, ठीक। जिसको ना समझ में आया वो अभी बता दे। समझ में आ रहा है? कमलेश समझ में आ रहा है? देखो क्या कहा गया था क्वेश्चन में? क्वेश्चन पढ़ना कमलेश? कोई नहीं पढ़ेगा, कमलेश पढ़ेगा। कमलेश क्वेश्चन पढ़ो। 1265 में किस संख्या से भाग दें? भागफल और शेष रखो। इसमें 1265 क्या है?
भाज्य, क्यों? बीच वाला वही अपना पुराना तरीका बराबर भाजक नहीं पता है, भाजक नहीं पता है। कहा है ना क्वेश्चन में किस संख्या से भाग दो, तो भाजक नहीं पता है। x मान लो 84 प्लस के 5 सॉल्व करो, इसको सॉल्व करोगे क्वेश्चन आपका हो जाएगा। कमलेश अब समझ में आया कि अभी भी नहीं आया? ठीक है, अब एक क्वेश्चन और लिखो। (1708) में से 1708 में से किस 1708 में से किस छोटी से छोटी संख्या को घटा दें कि प्राप्त नई संख्या 13 से विभाजित हो जाए पूरी तरह से। फिर से लिखिए, 1708 में से कौन सी छोटी से छोटी संख्या घटा दें कि प्राप्त नई संख्या 13 से पूरी तरह विभाजित हो जाए या कट जाए। लिख लिया? अब ये सवाल को समझोगे, नया है वही लेकिन आपके लिए नया है, समझो। क्या कहा गया? 1708 में से किस संख्या को घटा दे कि 13 से पूरी तरह से विभाजित हो जाए? तो 1708 भागे 13 भाग दो, सब लोग भाग दीजिए। जो शेष बचेगा हमारा वही इससे घटाओगे भाई। 13 से भाग दो, 13 एक बार जाएगा, ठीक, 4 बचेगा 40, 39 हो गया, 18, 13 करना, 13 एक बार जाएगा, ये कितना बचा? 5। भाई हमारे पास शेष जब 5 बचा है तो 1708 में से क्या बचा गया? छोटी छोटी संख्या 5 घटा दो, क्या जाएगा? 1703। सही जा रहे हैं? सही चल रहा है ना? तो जब 1703 घटाओगे यहाँ पे 3 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे 3 हो जाएगा, तो ये अंतर 1 आया और ये 3 उतर के चला तो 13 एक बार चला जाएगा, तो कट जाएगा। कटेगा कि नहीं कटेगा? समझ पा रहे हो? जहां घटाने की बात आए वहां शेषफल को घटाते हैं, और जहां जोड़ने की बात आए वहां शेषफल को जोड़ते हैं। किसमें जोड़ते हैं? इसमें भाज्य में जोड़ते हैं, इसी में जोड़ते हैं ना। ये समझ में आया? सवाल आपको दिए जाएंगे, आप करेंगे तो आपको समझ में आएगा। चलिए आगे शुरू करते हैं। नया लिखिए, इकाई का अंक कैसे ज्ञात करते हैं? नंबर सिस्टम में, संख्या पद्धति में या किसी भी चीज में अगर हमें किसी संख्या का इकाई का अंक ज्ञात करना, कैसे ज्ञात करेंगे? जैसे मान लो 1 से 21 लिखा है, इसमें इकाई सबको पता होगा, इकाई दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। इकाई क्या है? दहाई, सैकड़ा, पता है ना? अब हमें यही अंक ज्ञात करना है किसी भी संख्या का। मान लो आपको हम दे दे 12 गुणे 12 गुणे 14 गुणे 18 गुणे 20, तो इकाई का अंक क्या होगा? 0। लेकिन इसका कुछ कॉन्सेप्ट है, उसको आप लोग लिख लीजिए, आप लोगों को काम आएगा। लिखिए, सबसे पहले तो इसका एक सवाल देखिए, तो फिर आगे उस पर चलते हैं। जब घातांक पे आएंगे, इकाई का अंक, वो हम आपको बस तुरंत बता रहे हैं। इसमें इकाई का अंक क्या होगा? ऐसे ही क्वेश्चन आता है, क्या हमें सबका गुणा करना पड़ेगा? हमसे क्या पूछा गया है? जब आपसे दहाई का पूछा जाएगा, सैकड़ा पूछा जाएगा, हजार पूछा जाएगा, तब आपको सब गुणा करना पड़ेगा। लेकिन क्वेश्चन नहीं आते ऐसे एग्जाम में। क्वेश्चन आपसे वही पूछता है जो सबसे हो सकता है। कभी कोई पेपर ऐसा नहीं बनता है जो किसी एक बच्चे के लिए 10 बच्चों के लिए बनाया जाए, वो सबको बराबर रख के बनाया जाता है।
आपसे हमेशा इकाई का अंक ही पूछेगा, अब बाकी कोई अंक पूछेगा तो आप गुणा करिएगा, ठीक है। इकाई का अंक क्या बताओ, हमसे उसने इकाई का अंक कहा है तो हमें पूरे नंबर्स की कोई जरूरत, जब हम इसका गुणा करते हैं देखो 762 गुणे 12 ऐसे ही करते थे ना, 2 दूनी 4, 6 दूनी 12 और 7 2 14 1 15, फिर यहाँ क्रॉस कर देते थे, यही करते थे, फिर क्या करते थे 2 6 7, तो इकाई अगर इसमें एक और होता तो फिर ये करते थे। इकाई का अंक पूरे गुणे का एक ही होता है, इकाई का अंक कभी नहीं बदलता। क्यों? क्योंकि इकाई का अंक तो हम लोग छोड़ रहे हैं ना, कभी बदलेगा? दहाई बदल सकता है, इकाई नहीं बदलेगा। तो अब इस सवाल में हम लोग क्या करेंगे, बस इकाई के अंक को लेना है, उसको पूरा करना है बस। अब इसको आप लीजिए, इसको आप लीजिए और इसको आप लीजिए, ले लिए, सबको पूरा कर दीजिए। 2 गुणे 2 गुणे 8 गुणे 9, इकाई अंक तो पता चल जाएगा, पता चल जाएगा। समझने की कोशिश करिए, पूरे अंकों को छोड़ दीजिए, वही गुणा जो आप बचपन में करते थे उसी के बारे में सोचिए। इकाई का अंक कभी बदलता नहीं, कितना भी बड़ा गुणा हो जाए, कितना भी बड़ा नंबर हो जाए, कभी नहीं बदलेगा, ठीक है। अगर इसी से कोई क्वेश्चन आए तो उसको आप लोग आराम से कर लेंगे, समझ रहे हैं। अब इसमें देखिए एक क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं, अब यहीं पे आ गया वो कॉन्सेप्ट जो अभी हम आपको बता रहे थे, ठीक है। 1530, अगर ये लिखा हुआ है 1530 गुणे 67, ठीक। दूसरा आप लिखिए 781 की पावर घात 80, ये आपकी घात, समझते वर्ग, घात समझते हैं, स्क्वायर जिसको कहते हैं वर्ग। 1530 का 67 गुना, हाँ 1530 को 67 बार जो गुणा करेंगे, कितनी बार गुणा करेंगे? इसमें 781 को कितने बार गुणा करेंगे? 80 बार। क्या यह संभव है क्या एक अंक में इतने बार गुणा करके बताना? अगर इसमें जो हमने बताया था गुणे में, तो 0 0 0 जोड़ोगे तो क्या आएगा? 0। अब यही आता है कॉन्सेप्ट, कुछ नंबर्स होते हैं जिनका जितनी बार भी स्क्वायर करोगे तो वही नंबर इकाई में कभी नहीं बदलेगा। अब इसको लिख लो, नोट बना के लिख लो, ये जरूरी है। एक क्वेश्चन इससे आएगा एग्जाम में, किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, गारंटी नहीं कि हर एग्जाम है, लेकिन किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। देखिए, यदि घातांकीय संख्या के आधार में, बात को समझते चलिएगा, ये घातांकीय संख्या है पूरी हमारी, क्या है ये? घातांकीय संख्या। आधार क्या होता है? ये आपका आधार है और ये आपकी घात है। तो हम बात क्या कर रहे हैं? घातांकीय संख्या, पूरी संख्या के आधार में इकाई का अंक 0 1 5 6, 0 1 5 6, 0 1 5 6 हो तो उसके सरल मान या उसके सॉल्यूशन मतलब उत्तर, उसके सरल मान में इकाई का अंक 0 1 5 6 ही होगा, 0 1 5 6 ही होगा। सरल मान के इकाई, सरल मान में इकाई का अंक, सरल मान मतलब इसको सॉल्व करने के बाद क्या होगा? इकाई का अंक 0 का 0, 1 का 1, 5 का 5, 6 का 6, कोई चेंज नहीं होगा। इस चीज को समझ गए? इसका इकाई का अंक बता दीजिए, अगर समझ गए जो लिखे हैं तो बताइए। 0। इसका अगर कोई नंबर 65 12,326 लिख दिया, इसका क्या? 5 66 लिख दो, कुछ भी लिख दो, 4 लिख दो, ठीक है 6। अब आप जो है 21 का वर्ग जानते क्या होता है? चलिए 21 छोड़िए, 11 का वर्ग जानते क्या होता है? 100। इकाई का अंक समझ में आया?
समझ में आया? अब इसके बाद बचा कौन कौन सी गिनती? इसके बाद कौन कौन सी गिनती बची? 0 1 5 6 के बाद 2 3 4 हाँ बता दे देंगे। 2 7 2 3 3 3 4 4 और 9। यही तो हमारी गिनतियां हैं। 9 के बाद तो 0 के बाद 9 के बाद 0 लगता है तब 10 बनता है। 9 के बाद तो गिनतियां रिपीट होती है। अब इसके लिए क्या करोगे? अगर ये क्वेश्चन आ गया इसके लिए आप क्या करेंगे? नहीं पता, फिर गुणा करोगे, लेकिन नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हम सवाल दे रहे हैं, गुणा करके दिखाइए। क्या हो गया? 952 की पावर 67। ठीक है, अब ये 2 आ गया। अब इसके लिए क्या करना है? इसके लिए कुछ नियम है, उसको आप नोट कर लीजिए, वो याद कर लीजिए। याद करने में मतलब प्रैक्टिस करते रहेंगे तो किसी भी चीज़ की जो लिखाई जा रही है उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए, यदि घातांकी इकाई 2 3 4 7 8 9 हो तो घात को एक कम करके 4 से भाग देंगे। क्या करेंगे? 4 से भाग देंगे। अब जो शेष बचेगा, मतलब प्राप्त शेष में 4 से भाग, हाँ भाग देंगे। प्राप्त शेष में 1 जोड़ देंगे। अब योगफल को ही संख्या के आधार की, जो न लिख पाए बता दीजिएगा, संख्या के आधार की योगफल को ही संख्या के आधार की इकाई के अंक की घात बनाएंगे। शब्दों को बहुत शुद्ध लिखिएगा। इकाई के अंक की घात बनाएंगे। घात मतलब बताया अभी आपको। और इसको जो सॉल्व करेंगे, इसको सुन लीजिए, इसको लिखना नहीं है। घात बनाएंगे। अब सुनिए, लिख लिया सबने? इसको जब सॉल्व करेंगे तभी जो है समझ में तो आएगा ही, आंसर आएगा। क्या कहा गया है? 4 से भाग कम कर देंगे। नहीं, पहले कम करेंगे। पहले पढ़िए, पहली लाइन पढ़िए। कोई एक लोग पहली लाइन पढ़िए। यदि घातांकी इकाई 2 3 4 7 8 9 हो तो उसके आगे घात में 1 कम करके 4 से भाग देंगे। घात में, हाँ, ठीक है। घात क्या है? 66 में 4 67। कितना कम करेंगे? कितना आ जाएगा? 66। इसको क्या करेंगे? 4 से भाग। कितना आएगा? 16 से 64। हम्म? 16 से आएगा 2.5 शेष क्या बचेगा ये बताओ। 2। आगे यही लिखा है ना, शेष। लिखे हो कि नहीं लिखे हो? क्या बोले हो? शेष में 1 जोड़ देंगे। अब शेष कितना आया? 2। इसमें क्या करेंगे? 1 जोड़ देंगे। कितना आया? 3। आगे अब योगफल को ही संख्या के आधार की इकाई संख्या के आधार की इकाई क्या है? 2। क्या करेंगे? के अंक की घात बनाएंगे। अब इसको निकालो, क्या हो जाएगा? आपका आंसर क्या आएगा? समझ में आया? एक बार और। अब देखो, चलिए आप लोगों के लिए ये तो हो गया बड़ा क्वेश्चन। ये ठीक है समझने के लिए? छोटा सा क्या कहा गया था? आप पढ़िए। घात को 1 कम करके घात को 1 कम कर दिया, कितना आया? 5। ठीक, 4 से भाग देंगे। 4 से भाग दिया, कितना आया? शेष 1 आया। फिर क्या करेंगे? 1 जोड़ देंगे। फिर 1 जोड़ देंगे, कितना आया? 2। फिर क्या अब करेंगे? योगफल को ही हाँ। संख्या के आधार की इकाई के योगफल ये है। फिर संख्या के आधार, संख्या की इकाई 2, फिर
के अंक की घात बनाएंगे। ठीक, अब ये घात बना दिए तो क्या हो गया, 2 गुणे 2 बराबर क्या आएगा, इकाई का अंक। समझे कि नहीं समझे? पूरा करके देखो, 12 का 6 बार, 12 का 6 बार, 6 है ना, जितना ऊपर रहेगा उतने बार पूरा करना है। 2 रहेगा 2 बार, 3 रहेगा 3 बार, 4 रहेगा 4, करके देखो यही आएगा इकाई का, कुछ नहीं बदलेगा। इसके अलावा कोई भी इकाई का अंक नहीं है। कॉन्सेप्ट क्लियर? कोई डाउट नहीं है? नहीं है तो फिर आगे चलें। संख्या पद्धति के कुछ सवाल नहीं थे तो यही संख्या पद्धति को खत्म करते हैं। एक टॉपिक हम लोगों ने छोड़ा, याद है? संख्याओं का वर्गों का योग और संख्याओं के घनों का योग। याद रखना इस चीज को, इसका नंबर अब आने वाला है। अब चलते हैं हम लोग वर्ग, वर्गमूल, घन और घनमूल। वर्ग समझते हैं? वर्ग मतलब किसी का भी स्क्वायर। वर्गमूल मतलब ये, ठीक। घन मतलब पावर 3। घनमूल मतलब, घनमूल मतलब 3 है, ये हो जाएगा यहाँ 3। और ये अगर यहाँ कुछ नहीं लिखा है तब भी ये 2 है। ये सबको पता है, कोई ऐसा है जिसको ये नहीं पता है? वर्ग मतलब 2, घन मतलब 3, घनमूल मतलब ये क्या होता है? ये अंडर रूट बोलते हैं। स्क्वायर रूट क्यूब, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, अंडर रूट या स्क्वायर रूट, है ना? बोलते ना अंडर रूट। ये है हमारा नया टॉपिक। इसके लिए सबसे पहले बेसिक चीज क्या है? कितने लोगों को स्क्वायर आता है 30 तक का? सबको? मेरे में 25 तक नहीं आता। 25 तक। 30 तक का स्क्वायर तो सबसे पहले याद करना है। स्क्वायर 30 तक का, क्योंकि 30 के ऊपर तो फिर संभव नहीं है याद करना। आप भी कंफ्यूज, हम भी कंफ्यूज, सब कंफ्यूज, पेपर भी कंफ्यूज। 30 तक का स्क्वायर आपको याद करना है। और घन, घन कितने तक का? बहुत ज्यादा नहीं, बस 10 तक का। इससे ज्यादा का कोई मतलब नहीं है। इससे ज्यादा का होगा तो बुरा कर लिया जाएगा, वो ज्यादा आसान है। यहाँ पे लोड नहीं देना है, क्योंकि वो एग्जाम में देना है। चीजों को समझना है। यही अगर हमें वर्ग और घन को याद करते रहेंगे तो आगे के सवाल पे कैसे पहुंचेगा? इसलिए बहुत लोड नहीं देना है, ठीक है? वर्ग कितने तक का याद करना है? 30 तक का। क्यों? क्योंकि वर्ग का सबसे ज्यादा उपयोग होता है। और घन को कितने तक का याद करना है? 10 तक का। अब एक सवाल, अब इसको आप अगर करेंगे तो फिर आगे चलेगा। वर्ग पे चलते हैं ना, बहुत इसको जोड़िए। बारह के स्क्वायर बताओ क्या होता है? 14 के स्क्वायर, दोनों को जोड़ लो, क्या है? 340। सही बता रहे हो? 300 मतलब वर्ग समझ है। चलो एक और करो। इसको करो, 9 का क्यूब प्लस 7 का क्यूब। 9 का क्यूब प्लस का 7 का क्यूब। क्यूब का मतलब अभी आपको इससे पहले नंबर सिस्टम में भी बताया था, जितना ऊपर होगा मतलब नीचे वाले इस आधार संख्या का उतनी बार गुणा होगा। बताया था ना? 9 का क्यूब क्या होता है? 9 का क्यूब क्या होता है? 700। 7 का क्या होता है? 243। कितना? 243। ऐसे गलती, जब ऐसे गलती होंगी तो क्वेश्चन
गलत होगा, आराम से पढ़ो, दिमाग से। कल भी बताया था क्वेश्चन को सही से पढ़ना है। दोनों को जोड़ लो, जो आंसर आएगा वही इसका 1000। ठीक है, वो आप लोग करिए। ये आप वर्ग और घन के बारे में समझ गए। अब आते हैं वर्गमूल पे, ठीक, और घनमूल पे। एक तरफ वर्गमूल चलेगा, एक तरफ घनमूल। देखते हैं इसको क्या समझते हैं आप लोग। अब यहां पे हम लिखते हैं 625 आएगा। और यहाँ इसका 11, 11 उसका 25, 11 इसका। और ये तो आप इसलिए बता लेंगे क्योंकि ये आपको पता है। कोई ऐसी संख्या बताइए जिसके बारे में आप लोग ना जाने। 4096 का वर्गमूल क्या होगा, बताइए। ये तो आप जानते थे, ये तो आप जानते थे, तो आपने बता दिया। 4096 का वर्गमूल क्या होगा, कैसे आएगा? आएगा तो कैसे आएगा? सोचिए, थोड़ा अपने दिमाग का उपयोग करिए। बेसिक पे इसलिए टाइम इतना दे रहे हैं क्योंकि ये हमें पहले क्लियर कराना है, तभी हम आगे बढ़ेंगे। 64 सर, 64 कैसे आएगा? सर उसका वर्गमूल निकालें। आ जाओ, आओ, डरो मत, बिल्कुल मत डरो। बताओ, साफ 4096 यहाँ पर लिख दो, इसको सॉल्व। आराम से करो, आराम से करो, घबराने की कोई जरूरत नहीं। आइए, अभी जैसे हल किए वैसे बताओ ना, जैसे बताया आंसर कैसे बताया? बैठो बैठो बैठा होगा बैठो, मैं बताता हूँ तुमको नया तरीका। मैं कैसे बताया? ये जो बता रहा था, ये गुणनखंड विधि बता रहा। सही है, सही है। गुणनखंड विधि से होता है। अब किस वजह से नहीं कर पाए, डर गया यहाँ आने समझ पर, नहीं पाया। लेकिन होता है, सही है, गुणनखंड विधि से। सही है, अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, कोशिश तो करो। अब हम बताते हैं एक और नया तरीका। गुणनखंड विधि सबको पता है? नहीं पता? गुणनखंड बताया जाएगा। पहले एक कॉन्सेप्ट पे आइए, 4096, इसको याद कर लीजिएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा। यही शायद नंबर थे हमारे। हाँ, इसी से आपका घनमूल और वर्गमूल दोनों निकालने का तरीका बताऊंगा। समय भी कम और आसान भी, और कोई कंफ्यूजन नहीं। गुणनखंड में बहुत कुछ करना पड़ेगा, छोटे नंबर से भाग करना पड़ेगा, फिर उसका गुणनखंड निकलेगा। इकाई का अंक आप इसका पकड़िए, एक अंक छोड़िए, या इकाई का अंक को पकड़िए और शुरुआत के 2 अंकों को लीजिए। बीच वाला आपको नहीं लेना। अगर 1, 5, 6, 2, 5 अगर ये भी है तो सिर्फ इकाई का अंक और शुरुआत के ये 3 अंक।
बीच के अंक को हमेशा आपको छोड़ना है, ठीक, समझ में आ रहा है? बीच के अंक को इसको छोड़ दीजिए। किस संख्या के वर्ग में आखिरी में 6 आता है? छोटी से छोटी संख्या बताना है। 4 में 2 आपको लेने हैं, एक 4 लेना है। इसके बाद किस संख्या के वर्ग में 6 आता है? आखिरी में इकाई के अंक में 6 में क्या आता है? 4 चौक 16 और इसका 36 इकाई का अंक में आ रहा। आपको इकाई का अंक मिल गया ना, ठीक है। अभी इसको ऐसे ही समझिएगा, ध्यान से समझिए। कौन सी ऐसी संख्या है जिसके वर्ग के बीच में 40 आता है? 2 संख्याएं आपको इसी तरीके यहां बतानी है जिसके बीच में 40 आए। 6 का क्या होता है? 7 में क्या होता है? 49। दोनों के बीच में 40 आ रहा ही नहीं आ रहा, ठीक है। इससे हमें कोई लेना देना नहीं, ये तो बीच का नंबर है, ठीक है। अब ये 4 और 6, अब यहां पे आता है सबसे मेन कॉन्सेप्ट। कौन सी ऐसी संख्या को हम उठाएं कि हमारा स्क्वायर आ जाए, इसका वर्गमूल पता करें। इससे हमें नंबर, इससे मतलब है अभी, और इससे भी हमें दोनों से मतलब है। अब हमें पता नहीं इसके बीच में 64 या 76 के बीच में कोई ऐसा नंबर होगा जो 4096 का वर्गमूल इसी के बीच में होगा ना भाई। 36 ये 16 ये 3616, 49 और 36, 49 और 36 के बीच में ही तो 4096 है। इन्हीं में से किसी संख्या के बीच का तो होगा, कि कहीं और से आएगा, इन्हीं में से किसी संख्या के बीच का होगा। अब इसमें दिमाग का इस्तेमाल करो जो जरूरी है। 6, 36, 40 और 36 का अंतर कितना है? और 49 और 40 का 9। तो ये 40 किसके ज्यादा करीब है? 40 किसके ज्यादा पास है? 50 के पास है, 36 के पास है। तो हमेशा क्या होता है, आदमी पास वाली चीज के पास बहुत जल्दी जाता है कि दूर वाले के लिए। मेहनत करना सबको अच्छा नहीं लगता, पास की चीजों में जाना होता है ना। और जो मेहनत करना है तो कोई बात अलग की है कि दूर की चीज पकड़ो। पहले पास की छोड़ दो, दूर की पकड़ो। तो पहले क्या करेंगे? पास वाले के पास चलेंगे। तो पास वाला क्या है? 36, ठीक है। मतलब हमारा जो भी इसका वर्गमूल होगा उसका दहाई का अंक 6। यहां तक समझ रहे हो ना? इसका दहाई का अंक 6। अब इकाई में कैसे समझेंगे? इकाई में कैसे समझेंगे? अब आप एक चीज और समझिए, ये जो नंबर है इसका कभी उपयोग होता नहीं, इसको सिर्फ लिखा जाता है इसको डिसाइड करने के लिए कि इकाई का अंक हमारा क्या होगा। ये सिर्फ ये डिसाइड करता है कि इकाई का अंक हमारा क्या होगा। अगर ये नंबर इसके करीब होता तब भी दहाई का अंक यही होता और इकाई का अंक ये हो जाता। ये सिर्फ डिसाइड करता है। अब ये जो 40 था ये 36 के करीब था, ठीक है। तो ये क्या डिसाइड किया? इसके करीब तो भाई तुम जाओ, इसे ना जाना है। तो ये जब जाएगा तो क्या हो जाएगा? 64। फिर से देखिए, ये तो आपको समझ में आ गया इकाई का अंक का, दहाई का अंक का भी कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अब समझना ये है कि कैसे डिसाइड होगा कि कौन सा हमारा इकाई का अंक होगा। इससे आप ये नंबर कभी भी, ये आप 74, ये इससे कोई लेना देना कभी नहीं होगा आपका। ये हमेशा इस नंबर से बहुत ज्यादा डिफरेंस है। अब ये कैसे डिसाइड होगा? 40 - 36 4, मतलब ये हो गया, ठीक, दहाई। अब ये जो संख्या है वो इसके करीब है तो इसके सामने वाला है। अगर ये संख्या इससे करीब होती तो ऊपर वाला यही होता, क्या आ जाता ये। इसको जब कई बार कोशिश करेंगे अपने आप से, कैलकुलेटर से, जोड़ गुणा घटाना से, आप कोई स्क्वायर किसी भी नंबर का ले लीजिए, 3 नंबर, 4 नंबर, 8 नंबर,
और उसको क्या करेंगे, अपने आप से करके देखिए, खुद से अपने आप को जानो। करेंगे? जी। अब एक आते हैं वर्गमूल 1331 का, सबको पता है इसका क्या होता है, 11 होता है ना। लेकिन अगर कोई बड़ा नंबर होगा तो क्या करेंगे, फिर वही गुणनखंड करेंगे, वही पुरानी चीजें, गुणनखंड ही करेंगे ना। नहीं करना है गुणनखंड, समय लगता है। हम लोग इंटर हाई स्कूल या ग्रेजुएशन की वो नहीं है, जो अभी ग्रेजुएशन में होंगे या इंटर हाई स्कूल में होंगे, इंटर में होंगे, उनको भी नौकरी नहीं करनी होगी, उसके लिए यही सीखना पड़ेगा। कुछ अलग नहीं है, आपको पेपर में लिखना नहीं है। जो आपके कंपटीशन एग्जाम होते हैं उसमें आपको एक एक लाइन नहीं लिखनी है, वो नंबर आपको लाइन के हिसाब से देगा। उसको आंसर चाहिए, उसके आपके कॉन्सेप्ट से, उसके आपको सोल्यूशन से कोई लेना देना नहीं है, उसको सही आंसर चाहिए। 1331 करना इसमें भी वही है, लेकिन हमारे पास क्या है, ये इसका घनमूल पूछा है। कोई ऐसी संख्या बताओ, फिर वही चीज, इसको छोड़ देंगे, बीच वाले को ये पकड़ेंगे, और ये 3 नंबर होगा तब भी 3 पकड़ेंगे, जो भी होगा बीच का छोड़ेंगे। अब बताओ, एक का ऐसा कोई घन करो जिसका 1 आए, सबसे छोटी संख्या 1 के घन की 1 का घन 1। दूसरी संख्या 1 से बड़ी संख्या, इसका घन है कोई, है कोई? नहीं है। 1 से 9 तक में कि है? नहीं है। इसको छोड़ दो। अब इसमें 2 पढ़ो, कोई और नंबर बताइए, ये तो बहुत छोटा है, कोई और नंबर बताइए स्क्वायर में, वो क्यूब में, क्योंकि इसमें नीचे वाला आ नहीं रहा है, एक के नीचे, तो आपको समझ नहीं आएगा। कोई और बताइए, किसी चीज का वर्ग करो, वो घन करो, बड़ा सा छोटा, बड़ा बताओ, छोटा मत बताओ, जिसमें नीचे भी आए। 156/25 किसका होता है? आज होता है, कैलकुलेटर से करो, देखो 156/25 किसका है? कोई ऐसा देखो, कॉन्सेप्ट समझ लो, उसको आप करते रहिएगा। अगर मान लो कोई भी है, मान लो 156/25 है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, वर्गमूल में क्या करते थे, वर्गमूल में क्या करते थे, इसके पास का। घनमूल में क्या करेंगे, इसके पास का क्यूब वाला करेंगे, और इसके पास का क्यूब वाला। इसमें भी वही करेंगे, इसके पास का क्यूब वाला करेंगे, और यहाँ पे इसके भी पास का क्यूब, सेम वही करना है। वही चीज इसमें भी करनी, बस क्या करना है, क्यूब में करना, क्यूब में करना, घन में करना है। इसका क्वेश्चन हम बताएंगे, अभी हमको भी कुछ याद नहीं आ रहा है कौन सा क्वेश्चन, लेकिन कुछ कोई एक नंबर देंगे तो होगा, लेकिन ये ऐसे ही होता है। करना हमें क्या है, अगर इसके पास का है तो ये, इसके पास का है तो ये, सही है। सब कुछ वही करना है, कहीं कुछ नहीं करना। क्यूब में भी यही करना है, क्यूब रूट में, क्यूब रूट में भी यही करना है, घनमूल में भी कुछ अलग नहीं करना है। भिन्न आता, भिन्न पता आप लोगों को, भिन्न पता है ना, भिन्न मतलब जिसका अंश हो और हर हो, यही भिन्न है, पता है ना। इसका क्या होगा, क्या ये भिन्न है, ये दशमलव है, क्या ये भिन्न है ना। 25/100। किसी भी संख्या के आगे अगर दशमलव लगा है तो उस दशमलव को हटाएंगे तो वो अंश और हर में आ जाएगा, मतलब वो भिन्न में हो जाएगा। कैसे करेंगे, ये सबको पता होगा कि जब दशमलव हटाते हैं तो उसके नीचे एक लिखते हैं, पता है। दशमलव हटाते हैं उसके नीचे एक, दशमलव के बाद जितनी संख्याएं होती है
वहां पे उनके नीचे यहाँ कितनी संख्या है? 2। यहाँ क्या लिखेंगे? ये क्या हो जाएगा? 25/100। सबको पता है? इसको बताओ। 7 0 दशमलव के पहले अगर कोई जीरो है तो इसकी कोई वैल्यू नहीं, लेकिन दशमलव के बाद जीरो है और उसके बाद कोई नंबर है तो वैल्यू है। लेकिन अगर 0.001612 तो क्या इन जीरो की वैल्यू है? नहीं। क्यों? क्योंकि दशमलव बार है। अगर दशमलव ना लगा होता तो इनकी वैल्यू होती, यहाँ नहीं है। अब यहाँ दशमलव घटाओ, क्या हो जाएगा? दशमलव नीचे और 1 0 2 0 ये ठीक। सबको समझ में आ रहा है? दशमलव हटाना सीख गए? चलिए फिर एक क्वेश्चन लिखिए। 0.81। दशमलव की बाद की वैल्यू हमेशा अलग अलग पढ़ी जाती है। कभी आप ये नहीं कहेंगे 0.81। 81 एक नंबर हो गया, इसमें अलग अलग पढ़ा जाएगा। 0.81, 0.125, कभी 125 नहीं पढ़ा जाएगा। जैसे ही आपने पढ़ा उसका मतलब गलत। 0.081 का आप लोग वर्गमूल निकालिए, मतलब ये करिए, निकाल कर बताइए। 0.9। सबको पता है क्यों 0.9? 0.09 क्यों नहीं? 0.0 क्यों नहीं? मेन चीज बताओ, वैल्यू की बात नहीं। अब सुनिए, जो वर्गमूल होता है, मान लो 4 है, 2 के गुणनखंड का होता है, 2 के पेयर में होता है, 2 के पेयर में, हम 2 वाला 7, 2 के पेयर में होता है। तो 0.9 गुणे 0.9 का जब गुणा करते हैं तो क्या आता है? पहले लिखेंगे 81, एक संख्या ये, एक संख्या ये, तो दशमलव कितने? 8.1 नहीं होगा। गुणे में क्या होता है? चीजें बढ़ती हैं। जब चीजें बढ़ रही हैं, 9 गुणे 9 81 हो रहा, तो दशमलव क्या नहीं बढ़ेगा? दशमलव भी बढ़ेगा। दशमलव भी बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा? 0.8। समझ गए? इसका क्या हो जाएगा? पहले दशमलव छोड़, पहले क्या लिखेंगे? 9। अब यहाँ 2 में लगा है भाई, वर्गमूल है, 2 का गुणनखंड है, ये हमें पता है। अब एक चीज ये यहाँ से हमें ये पता करना, तो क्या लिखेंगे? दशमलव। समझ गए? इसको करो। क्या हो जाएगा? ऐसे ही बताओ। 0.15। क्या पेन चलाने की कोई जरूरत नहीं, इसीलिए कह रहे हैं वर्ग याद करना है। क्या हो जाएगा? 0.15। ठीक है। अब ये 0.81 जो था, अगर इसको तोड़ोगे तो ऐसे भी तो होगा कि नहीं होगा? मान लो अंडर रूट में 10 हटाया, ठीक, 81/100, वही कॉन्सेप्ट। और 81 का क्या होता है? वर्गमूल 100 का भी तो लोगे, अंश और हर का भी तो लोगे, क्योंकि ये अलग अलग भी तो हो सकता है, नहीं हो सकता? कर सकते। ये क्या हो जाएगा? 10। अब 10 को अगर 9 से भाग करोगे तो क्या आएगा? यही चीज तो यहाँ आपको बताई गई। समझ गए? वर्गमूल का ये चीज आप समझ गए ना। अब एक क्वेश्चन लिखिए। अंडर रूट वर्गमूल 256 क्या लिखिए? क्वेश्चन ये लिखिए, अंडर रूट 256 भागे अंडर रूट x बराबर 1/3। x की वैल्यू आप ज्ञात करेंगे। आप बताएंगे x की क्या वैल्यू होगी।
ये रहा क्वेश्चन। सॉल्व सबको करना है, गलत सही उल्टा सीधा जैसे भी करना है। करना सबको है। इसको कैसे करेंगे? देखिए सर, इतना समय मत लीजिए। 2304 आएगा बटे एक्स, भाई भाग का मतलब हमने आपको शुरुआत में बताया था, बटे भी होता है, कर लो, बराबर 1/3। यहां समझो, 256 में तो हमें पता है क्या होता है, क्या होता है 16। ठीक है, इसका हमें पता है, क्या एक्स का पता है? क्या करेंगे? एक्स को ऐसे ही रखेंगे ना। मान लो 256 में होता, ये होता 133, √x बराबर 1/, तब क्या करते हैं? ना इसको तोड़ सकते ना इसको तोड़ सकते, तो दोनों से एडवर्क कर देते। तो क्या करेंगे? अंडर कैंसिल कर दीजिए। अंडर रूट कभी कैंसिल नहीं होता। अंडर रूट कभी कैंसिल नहीं होता है। अंडर रूट किसी संख्या का अंडर रूट है, किसी संख्या का है। जब तक इसका एक्चुअल मान नहीं आ जाएगा तब तक ये हटेगा नहीं। ये आपके पीछे पड़ गया है, ये हटता नहीं है। ये हटेगा कैसे? जब इसका वर्ग करेंगे, इसका वर्ग करोगे तो दूसरी तरफ का भी तो वर्ग करोगे। बराबर का मतलब दोनों पक्ष बराबर है, यही है इसका मतलब बराबर का। अगर ना होते बराबर, ये लिखा होता दोनों बराबर नहीं है, लेकिन बराबर लिखा है, समझ रहे हो? और यहाँ क्या करेंगे? ये तो सबको पता था, इसको क्या करेंगे? इसका वर्ग करेंगे और इसका वर्ग करेंगे। अगर मान लो यहाँ 3 होता, तब इसका क्यूब करते और इसका क्यूब करते। क्यों करते? इसका मतलब है 2, इस निशान का, इस निशान मतलब है 2। तो जब 2 से गुणा कर दोगे भाई, अंडर रूट 256 गुणे 256, तो आपके पास डबल डिजिट में आ गई ना, तो 256 बचा। भाई जब गुणे में है तो ये ऐसे भी तो हो सकता है। जैसे भाग में बताए नहीं थे, दोनों को अलग अलग कर लिए, एक में भी तो वर्ग कर सकते हैं, वर्गमूल, वही यहां भी करेंगे। तो गुणनखंड में जहां ये होता है, ये 2 गुणा है तो एक ही तो आता है, तब ये वर्गमूल हट जाएगा। यही तो होगा, होगा, समझ रहे हो? अंडर रूट एक्स, तब ये क्या हो जाएगा? 256 भागे x बराबर 1 के स्क्वायर, 3 के स्क्वायर 9। इसको इधर, इसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? हाँ, बज्रगुणा मतलब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। इंग्लिश के शब्दों के साथ चलते चलिए, इंग्लिश भी अच्छी है, क्योंकि जनरल लाइफ में इंग्लिश का बहुत यूज है। बाहर जाओगे तब भी शब्द अंग्रेजी में आपको समझ में आते रहेंगे। जो शब्द आपको अंग्रेजी मैं बोलता हूँ या आप समझते हैं, उनको आप कापियों में साथ लिखते चलिए। आपका बोलने का तरीका अच्छा होगा, आप अच्छा बोलेंगे। तो ये क्या हो जाएगा? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मतलब वज्रगुणा। करिए, 256 भागे x बराबर 1/9 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन x गुणे 1। ये तो सबको पता होगा कि ये भी बताना पड़ेगा, बराबर 256 गुणे 9। हाँ, 2304। समझ में आया? कोई भी क्वेश्चन इस तरह का आप लोग कर ले जाएंगे। एक चीज, एक नंबर अगर हमें पता करनी होगी तो अज्ञात राशि, भिन्नात्मक मतलब अंश और हर वाले क्यूब रूटों को आप सॉल्व कर सकते हैं। दशमलव 16
10,256 सही है ना? इसका आंसर इसको आप कर लेंगे ना, सिर्फ हाँ ना में जवाब दीजिएगा। करने में कोई दिक्कत? दशमलव जो है दशमलव हटेगा या जो भी होगा आप उसको कर लेंगे। दशमलव जो ऊपर रहेगा और नीचे भाग होगा, ठीक है, नहीं होगा तो बटे में अंश और हर में लिख देंगे, मतलब परिमेय संख्या में लिख देंगे भिन्नात्मक रूप में। कोई दिक्कत नहीं है। एक क्वेश्चन लिखिए 5732 5732 में कौन छोटी से छोटी संख्या जोड़ दें कि प्राप्त योगफल, छोटी से छोटी संख्या जोड़ दें कि प्राप्त योगफल पूर्ण वर्ग बन जाए। पूर्ण वर्ग मतलब किसी भी संख्या का स्क्वायर, प्राप्त योगफल पूर्ण वर्ग बन जाए। क्या है नंबर? 5732। 5732। काम हमें क्या करना है? वही काम। ये अभी हमारा पूर्ण वर्ग नहीं है। क्यों नहीं है? क्वेश्चन में बताया गया। क्या करना है हमें? छोटी से छोटी संख्या को जोड़ना है जिससे ये पूर्ण वर्ग हो जाए। अब आप आइडिया लगाइए, जो किस में आता है नहीं पता, यहां से इकाई के अंक का कोई मतलब नहीं निकाल पाएंगे। अब आते हैं सिर्फ दहाई के अंक में। ये दो अंक है बाएं साइड के, ठीक है। 7 सती 49, ठीक है। नीचे 64, 49 और मतलब 70 से लेके 80 के बीच का कोई ऐसा नंबर होगा जो इसके अगल बगल आएगा, मतलब 5732 के आगे आएगा। जोड़ने की बात कही है उसने, घटाने की नहीं कही। 5732 से कोई ऐसा अंक हम प्लस करेंगे जो हमारा आपका पूर्ण वर्ग बन जाएगा। अब 70 से 80 का कैसे करेंगे? 5732, ठीक है। 70 के स्क्वायर करिएगा, कल भी आपको बताया था। 70 के स्क्वायर 4900 है ना। 0 का स्क्वायर 0 ही होता है। अब 4900 और 5732 में कितना डिफरेंस है? बहुत। अब 70 के बाद अगर आप 72 पढ़ेंगे तो बहुत का अंतर नहीं आएगा, 73 भी बहुत अंतर नहीं आएगा। 75 के स्क्वायर करो, ऑप्शन ये सवाल जो आते हैं जो एग्जाम होंगे उनमें हमारे पास कितने होंगे? 4 ऑप्शन होंगे। 4 ऑप्शन होंगे। क्यों? कहाँ? 4 ऑप्शन होंगे, ठीक है। दिमाग का और बुद्धि का उपयोग करना है। 70-80 के बीच का कोई भी ऑप्शन अगर हमें मिलता है तो हम उसका वर्ग करेंगे। जैसे ही हम उसका वर्ग करेंगे, अगर हमारे इस नंबर के आगे कहाँ गया तो फिर, लेकिन हमें क्या पूछेगा? हमसे पूछा जोड़ने के लिए, तो ऑप्शन नहीं है। अब यहाँ हम करो 75 का स्क्वायर करो भाई सब लोग। 56 हाँ 56 56 25 है सही? नहीं है। अभी भी 5732 से कम है। 75 नहीं होगा, 76 करो। 76 उम्मीद है आ जाएगा। क्यों? 5625 और 5732 में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। 76 या 77 में कोई एक है। 78 76 77 78 तक आप नहीं पहुंचे। 57 ज्यादा
ज्यादा ही तो हमें पता करना है। 57 76, ये किसका है? 76 का स्क्वायर है। अब बढ़ने की बात की थी उसने, यही घटा के 57 32 इसी में तो आ जाएगा। अब 57 76 में से 32 घटा दो, आपके पास आंसर क्या आ जाएगा? 6 से 2 जाएगा 4, 44। 44 को अगर हम लोग जोड़ देंगे तो हमारे पास ये पूर्ण वर्ग में आ जाएगा। समझ में आया? अगर हम आपसे बात करें 5772 में से कौन सी ऐसी संख्या घटा दो कि हमारा जो पूर्ण वर्ग हो जाए, तो 75 वाला आया था ना, 56 25। 5732 में से 56 25 घटा दो भाई। जब आप घटा देंगे तो ये उत्तर आ जाएगा ना, संख्या पता लग जाएगी क्या घटाना। एक कॉन्सेप्ट क्लियर, क्या घटाना है क्या बढ़ाना है, पूर्ण वर्ग कैसे पता करना है, आ गया। सेम प्रोसेस पूर्ण घन के लिए है, ये आप लोग करके लाएं। कुछ भी आप बनाइए अपने हिसाब से सवालों को और उसको पूर्ण घन के लिए करिए। पूर्ण घन अभी आपको बताया था वही 3 गुना, यहाँ पे किसी भी नंबर को 3 बार मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पे भी, और यही ऐसे कोई अंक जिसका वर्गमूल इससे एक कम हो, इससे ज्यादा। ठीक, ये टॉपिक क्लियर हो गया। अब आपसे कोई भी सवाल पूछेगा इसका, रास्ते चलते भी अगर पूछ ले तो आप उससे कहेंगे 1 मिनट रुक जाइए, मैं आपको करके बताता हूँ, आप बता देना। कोई दिमाग की जरूरत है नहीं, समझने की जरूरत है, बहुत लोड प्रेशर नहीं देना। ठीक है, एक क्वेश्चन आप लिख लीजिए, इसको आपको करना है, करके लाइएगा। 85,560 में कौन छोटी से छोटी संख्या घटा दें कि प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए, पूर्ण वर्ग बन जाए। एक और लिखिए, वर्ग बन जाए, पूर्ण वर्ग बन जाए। एक और सवाल लिखिए, ये सवाल जो हम बता रहे हैं इसको आप नोट करें, इसको आप घर पे सब लोग करें, जिसको सही से पढ़ना है, बाकी की तो कोई बात नहीं है, वो सब लोग करेंगे। और यहाँ आके आप अपनी कॉपी में या यहाँ किसी को डरने की जरूरत नहीं, हम लोग भी आपकी तरह घबराने की जरूरत नहीं है। वो आगे बताएगा उसको किया कैसे। अगर कोई नहीं कर पाएगा तो कल हमें यही टॉपिक पढ़ाना है, वो हम आपको खुद बताएंगे, लेकिन कोशिश जरूर करना है। बहुत सही। 162 में किस छोटी से छोटी संख्या का गुणा करें? 162 में किस छोटी से छोटी संख्या का गुणा करें कि गुणनफल पूर्ण वर्ग बन जाए? 162 में किस छोटी से छोटी संख्या का गुणा करें कि गुणनफल पूर्ण वर्ग बन जाए? अब देखते हैं कितने महारथी हैं जो इस क्वेश्चन को करके आते हैं। और करके आने का मतलब है समझाना पड़ेगा, चाहे अपनी कॉपी में हमको अकेले समझाइए, चाहे यहां समझाइए, करना है, करना है। बाकी बहुत क्वेश्चन नहीं है इसमें, वर्ग वर्गमूल में कुछ अमूल्य बेस्ड क्वेश्चन है, वो हम आपको कल बताएंगे। और कल वही टॉपिक जो संख्या पद्धति नंबर सिस्टम का जो छोड़ा गया था वो आपको बताया जाएगा, क्योंकि जब तक मैं आपको वर्ग नहीं बताता तब तक आपको समझ में नहीं आता, इसलिए उसको छोड़ा गया था। ठीक है।